मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर दो क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि तीन समान आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर पड़े हैं। क्या कह रहा है कि तीन आवेश हैं, उनका जो परिमाण है वो समान है। ठीक है, जैसे क्यों 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 तीनों अपने क्यों मान लिए। एक समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्षों पर पड़े हुए हैं। किस पर? एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर पड़े हुए हैं। तो किसी भी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है कि एक आवेश पर परिणामी बल कितना लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया है, मान लिया है कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो स्मॉल ए है। ठीक है, ये अपन ने माना है। अब देखो, ये आपको त्रिभुज दिखा रखा है ये वाला। इसमें देखो ए ए ए भुजा अपन ने मान ली। एक त्रिभुज ले लिया, नीचे ए बी और सी, और इसके शीर्षों के ऊपर देखो ए क्यों यहाँ रख दिया, ए क्यों यहाँ रख दिया, ए क्यों यहाँ रख दिया। इसके शीर्षों पर अपन ने तीनों शीर्षों पर आवेश रख दिए। अब क्या है कि किसी भी एक आवेश पर अपन को परिणामी बल ज्ञात करना है। तो भाई मैंने ये आवेश चूज कर लिया। देखो ये वाला ए पर जो आवेश है, ये वाला आवेश है, यो मैंने चूज कर लिया कि इस आवेश के ऊपर अपन को परिणामी बल ज्ञात करना है। तो इस आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए देखो, एक तो आवेश है, इस पर बल ज्ञात करना है। अब बाकी कितने बच के? दो, एक तो बी वाला और एक सी वाला। तो दोनों इसके ऊपर बल लगाएंगे। भाई देखो, जितने जो आवेश है वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। ये अपन को पता है कि कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा, क्योंकि जो तीनों के तीनों जो आवेश हैं वो कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं। तो समान प्रकृति में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। तो ये देखो, बी वाला भी इस पर बल लगाएगा, सी वाला भी बल लगाएगा। अब एक दूसरी चीज़ की जरूरत होती है, वो होती है दिशा की, कि उन बल की दिशा क्या होगी। तो बलों की जो दिशा है वो अपन ने देखा था, पहले बताया था कि दोनों जो आवेश होते हैं जिनके बीच में अपन बल ज्ञात करते हैं, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके अनुदिश होती है। अगर आकर्षण होगा तो अंदर की तरफ होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की तरफ होगा। तो ये देखो देखो, बी वाला अगर ए पर लगाएगा तो बी और ए को मिलाया, और बाहर की ओर मैंने लिख दिया एफ ए बी, कि एफ ए बी का मतलब ए पर बल लग रहा है बी के कारण। और एक वाला सी वाला ए पर बल लगाएगा तो ये सी और ए को मैंने मिलाया और लिख दिया एफ ए सी, मतलब फोर्स लग रहा है ए पर, किसके कारण? सी के कारण। ये डायग्राम अपन ने बना दिया, समझ गए? डायग्राम में समबाहु त्रिभुज के कोनों पर जो है वो आवेश रख दिए समान। एक अपन ने चूज कर लिया, तीनों में से कोई भी चूज कर लो। ये ए वाला, उस पर बी और सी की वजह से बल लग रहा है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, बी पर स्थित आवेश, बी है उस पर स्थित आवेश है क्यों, बी पर स्थित क्यों आवेश के कारण ए पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, कि बी पर जो आवेश है वो ए पर कितना बल लगा रहा है, वो अपन ने लिखा। मैंने लिखा फोर्स ए बी। एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब ए वाले आवेश पर बल बी वाले आवेश के कारण। तो देखो बल क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू तो क्या आएगा, यहाँ भी क्यू बी पर और ए पर भी क्यू। तो ये तो क्या आ गया, क्यू गुणा क्यू, क्यू स्क्वायर, और बट्टे में आता है बीच की दूरी। तो यहाँ पर बीच की दूरी कितनी है? ए, तो ए का स्क्वायर। तो ये आ गया एफ ए बी। अब इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, सी पर स्थित आवेश के कारण, कि देखो ये वाला सी रहा, उस पर जो आवेश है उसके कारण ए पर जो आवेश है उस पर कितना बल लग रहा है। ठीक है भाई, दो बल लगेंगे आपको पता है। एक आवेश के ऊपर जितने आवेश है वो सारे के सारे बल लगाएंगे, तो बी वाला भी लगाएगा और सी वाला भी लगाएगा। बी वाला अपन ने निकाल लिया कि कितना लगाएगा। अब सी वाला अपन निकालते हैं कि कितना लगाएगा। तो सी वाला देखो, इसके ऊपर ए पर बल लगा रहा है, इसको मैंने लिखा एफ ए सी, मतलब फोर्स ऑन ए, कि ए पर कितना बल लगा रहा है, किसके कारण? सी के कारण। तो ये लिखा है एफ ए सी, वही क्या आता है बल, के क्यू वन क्यू टू बट्टा आर स्क्वायर। तो के क्यू वन क्यू टू,
मतलब Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी Q है, दोनों Q है। तो क्या आ गया, Q का स्क्वायर और बट्टा में क्या आएगा 20 की दूरी। तो 20 की दूरी कितनी है A, तो 20 में क्या आ गया A का स्क्वायर। देखो अपन ने दोनों के दोनों पहले बल निकाल लिए, एफ ए बी भी निकाल लिया, एफ ए सी भी निकाल लिया। अब एक के ऊपर कितने बल लगे, दो, लेकिन अपन को तो परिणामी निकालना है कि एक परिणामी कितना आएगा। तो ये देखो, ये एफ ए बी हो गया, ये एफ ए सी हो गया, ए वाली जो डायरेक्शन है वो देख लिए। अब दो बलों का परिणामी, अपन ने 11वीं क्लास में जब सदिश योग का जो नेम पढ़े थे तो वहाँ पर एक त्रिभुज नेम पढ़ा था और एक चतुर्भुज नेम पढ़ा था। अब जो सदिश योग का जो चतुर्भुज नेम आया था उसमें अपन ने डेरिवेशन किए थे कि परिणाम में आर अपन ने निकाला था, क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कोस थीटा। ठीक है, तो उस जो वहाँ पर पी और क्यू दोनों सदिशों का क्या कर रहे थे, सदिश योग कर रहे थे, वो आया था। यहाँ पर सदिश योग किस किस का करना है, एफ ए बी का और एफ ए सी का। तो इन दोनों का सदिश योग कितना आएगा कि परिणामी कितना होगा। तो वो देखने के लिए अपन देखो क्या किया, वो फॉर्मूला लगा दिया। मान लिया कि जो परिणामी है वो एफ डैश है, कितना है, एफ डैश है। तो एफ डैश बराबर क्या आ गया, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी की जगह एफ ए बी एफ ए सी और फिर कोस थीटा। ठीक है, ये परिणामी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कोस थीटा। अब देखो एफ ए बी बराबर एफ ए सी, एफ ए बी बराबर एफ ए सी दिख रहा है। जो अपन ने एफ ए बी निकाला वो भी बराबर है और एफ ए सी निकाला, ये दोनों क्या है, बराबर है, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एफ ए बी है, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एफ ए सी है। तो इसको मान लिया कि एफ है, कितना मान लिया, एफ है कि एफ ए बी और एफ ए सी दोनों बराबर है, किसके हैं, एफ के। और एफ ए बी और एफ ए सी के बीच का कोण कितना है, अपन को 2 PQ कोस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या होता है, पी और क्यू के बीच का कोण। तो यहाँ पर देखो एफ ए बी और एफ ए सी के बीच का कोण कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। और ये कोण दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो वो भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये देखो यहाँ पर एफ लिख दिया, एफ ए बी की जगह, एफ ए सी की जगह एफ लिख दिया प्लस 2 AB की जगह एफ ए सी की जगह एफ और कोस क्या लिख दिया, 60। अब देखो कोस 60 बराबर कितना होता है, इसका मान 1/2। तो यहाँ पर मैंने इसका मान 1/2 रख दिया। एफ स्क्वायर प्लस 2 F गुणा एफ स्क्वायर गुणा कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो ये देखो 2 से तो 2 कट गया, क्या बच गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब √3 F स्क्वायर √3 तो अंडर रूट में बच गया, एफ स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ गया, एफ। और एफ का मान रख दिया कितना था, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो ये लो, तो समबाहु त्रिभुज के अगर कोनों के ऊपर आवेश रखे हुए हैं और किसी एक आवेश पर अगर आप परिणामी बल निकाल रहे हो तो वो परिणामी बल कितना होगा, √3 KQ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब चाहे आप किसी भी आवेश के ऊपर, तीन जो आवेश है किसी भी एक आवेश के ऊपर बाकी दो की वजह से परिणामी निकालोगे तो वो सेम आएगा, कितना आएगा, KQ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब देखो अगला न्यूमेरिकल अपन देखते हैं कि 4 आवेश, ठीक है, 4 समान आवेश हैं, एक वर्ग के चारों कोनों पर रखे हुए हैं, एक वर्ग के चारों कोनों पर रखे हुए हैं, तो किसी भी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। पहले कहाँ रखे हुए थे, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर, अब कहाँ रखे हुए हैं, एक वर्ग के चारों कोनों पर। तो वही था, अपन ने समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मानी थी, अब अपन ने क्या मान लिया, वर्ग की भुजा ए मान लिया है। तो देखो ये आपने एक वर्ग बना लिया है, वर्ग के एक चारों कोनों पर अपन ने देखो क्यों 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 आवेश रख दिए हैं। एक ए वाला जो आवेश है उसके ऊपर परिणामी निकालना है, तो यहाँ पर एक आवेश रख दिया है, भुजा ए है। और ये देखो बी, अब देखो सी वाले आवेश है, तो सी का वजह से अगर ए पर बल निकालोगे तो उन दोनों आवेशों को अपन ने मिलाना पड़ेगा, तो ये अपन ने लाइन मिला दी है। तो ये क्या हो गया, वर्ग का विकिरण हो गया है। और आपको पता है वर्ग का विकिरण जो होता है वो कितना होता है, √2 गुणा भुजा। ठीक है, निकाला कैसे था, देखो ये समबाहु त्रिभुज ये ले लेना, नीचे वाला कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज और कर्ण का स्क्वायर क्या करता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
तो वर्ग की जो भुजा विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2a, जहाँ a क्या होता है, वर्ग की भुजा। अब अपन को परिणामी निकालना है। तो देखो b वाले की वजह से जैसे निकालेंगे तो b को a से मिलाया तो f ए बी नीचे की तरफ आएगा, प्रतिकर्षण बल है, दोनों लाइनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। अब देखो c वाला है तो c वाला क्या हो गया, दोनों लाइनों को मिलाने के अनुदिश आएगा, तो ये आ गया FAC। d वाला है तो d वाले की वजह से निकालने के लिए d को और a को मिला लिया, तो ये क्या आ गया, FAD आ गया। ये अपन ने तीनों की डायरेक्शन अपन ने दिखा दी। अब अपन परिणामी बल निकालते हैं। तो पहले क्या है, बी पर स्थित क्यू आवेश के कारण ए पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, कि जो बी पर जो आवेश है कैपिटल क्यू, उसकी वजह से ए पर कितना बल लग रहा है, तो क्या लिखोगे, FAB। FAB का मतलब ए पर बल लग रहा है बी की वजह से, तो क्या लिखोगे, KQ²। KQ² मतलब क्या आ गया, दोनों का Q1 Q2 Q1 Q2 बटा R², दोनों बराबर है तो Q गुणा Q² और बट्टे में बीच की दूरी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। अब देखो ये आ गया FAB। अब आएगा सी पर स्थित आवेश के कारण ए पर लगने वाला बल, तो ये सी और ए, तो वही Q1 Q2, तो दोनों क्यू है, तो ये क्या आ गया, KQ²। बट्टे में देखो बीच की दूरी, पहले तो वाले में तो ए थी, लेकिन यहाँ पर बीच की दूरी कितनी होगी, वर्ग का विकीर्ण होगा, तो वर्ग का विकीर्ण कितना है, √2a है। कितना है, √2a। तो ये अपन ने क्या लिख दिया, √2a का स्क्वायर, तो √2a का स्क्वायर कितना आ गया, 2a², तो ये आ गया KQ² बटा 2a²। अब देखो डी पर स्थित आवेश के कारण ए पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, तो ये रहा डी और ये रहा ए, तो ये भी क्या आएगा, FAD, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू कैपिटल डी, तो ये क्या आ गया, KQ² बटा a², क्यों Q1 Q2 दोनों बराबर है और बीच की दूरी कितनी है भाई, ए है, वही वर्ग की भुजा। तो तीनों बल निकाल लिए। देखो त्रिभुज वाले में तो ए के ऊपर दो आवेश बचे थे, दो बल लग रहे थे। वर्ग में एक अगर आवेश के ऊपर बल निकालें तो बाकी कितने बच गए, तीन, तो कितने बल लगेंगे, तीन। तो अपन FAB AC और AD निकाल लिया, मतलब B C और D तीनों बिंदु जो बल लगा रहे हैं वो निकाल लिया। अब देखो FAD और FAB, देखो माना FAB व FAD तीन का परिणामी निकालना है। तीन का अपन का जो सूत्र है परिणामी निकालने का अपने पास में, √P² + Q² + 2PQ cos θ, वो दो का परिणामी निकालने का है। तो पहले किन्हीं उन तीन में से किन्हीं दो का परिणामी निकाल लो, उन दो का परिणामी एक आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो वो बाकी बच गया, भाई तीन में से दो चूज कर लिया, एक तो बच गया और एक अपन ने निकाल लिया, तो अब इन दोनों का लास्ट में और परिणामी निकाल दो। तो देखो मान लिया कि FAB और FAD का परिणामी F' है, ये नीचे वाला FAB और ऊपर वाला FAD, कि ये देखो FAB और ये ऊपर वाला FAD, इन दोनों का परिणामी कितना है, F' है। अब अपन ने सूत्र लगा दिया, F' बराबर क्या आएगा, FAB प्लस FAB का स्क्वायर प्लस FAD का स्क्वायर प्लस 2FAB FAD कोस थीटा। अब देखो क्या है, FAB और FAD, ये AB और ये AD, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो F मान लिया। और इन दोनों के बीच का कोण देखो डायग्राम में कितना बन रहा है, यहाँ पर देखो डायग्राम में कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री रख दिया। ये भी F का स्क्वायर, ये भी F का स्क्वायर प्लस 2F गुणा F कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, 2F गुणा F कोस 90 की वैल्यू 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया। क्या बच गया, F² प्लस F², 2F², इसका अंडर रूट आएगा, ठीक है, ये अंडर रूट है 2F का स्क्वायर का, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट 2F, ठीक है। और F की जगह पर ने वैल्यू रख दी KQ² अपॉन A², क्या रख दी, KQ² बट्टा A²। तो FAB और FAD इन दोनों का परिणामी कितना आ गया अपने पास में, √2 KQ² बट्टा A², ठीक है, ये आ गया √2 KQ² बट्टा A², ये दो का परिणामी आया। और परिणामी आपको पता है इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो अब देखो FAD और FAB इन दोनों का परिणामी F' आया। अब देखो अगर दो बल बराबर हो, ठीक है, तो उन दोनों का परिणामी उन दोनों के एकदम मध्य में आता है, एकदम बीच का कोण बनाता हुआ, ठीक है।
और वर्ग का विकर्ण जो होता है, इस जो वर्ग की भुजा पर बनने वाला कोण होता है इसको समद्विभाजित करता है कोण का, ठीक है, मतलब ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री था, तो इन दोनों का परिणामी भी कितना बनाएगा, 90 का आधा, कितना, 45 डिग्री। तो इस स्थिति में एफ ए डी और एफ ए बी का परिणामी एफ डैश, ठीक है, वह एफ ए सी, ठीक है, कि सी की वजह से जो बल लग रहा था एफ ए सी, तो एफ डैश व एफ ए सी एक ही दिशा में होंगे। भाई इन दो का बाकी बच गया ना अपन को परिणामी निकालने के लिए, और ये दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। इसलिए परिणामी अपन निकालने के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो अगर अपन डायरेक्ट परिणामी निकालते हैं तो पी प्लस क्यू, उनको सीधा बीजगणित योग ही कर दिया जाता है, सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा, अगर दोनों बल एक ही दिशा में होते हैं कि उन दोनों के बीच के थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, तो उनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो एफ डबल डैश क्या आ जाएगा, एफ ए सी प्लस का एफ डैश। तो एफ ए सी की वैल्यू रख दी के क्यू स्क्वायर बटा 2 ए स्क्वायर, एफ डैश की वैल्यू आई √2 के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो देखो के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, √2 प्लस 1/2। भाई कॉमन ले लिया के क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से √2 बच गया, यहाँ से 1/2 बच गया। तो ये आता है इसका परिणामी। एक वर्ग के अगर चारों कोनों पर आवेश रखे हुए हो तो उसका परिणामी आता है के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, कोष्टक में आता है √2 प्लस 1/2। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं, एक तो समबाहु त्रिभुज का अगर शीर्षों पर रखे हुए हो, और एक वर्ग का अगर वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रखे हुए हो। तो ये सेम टू सेम न्यूमेरिकल आपको 11th क्लास में भी कराए थे और अब भी करवा दिए हैं। अब यहाँ से और पूरा इनको समझ लो और नोट्स में ये दोनों उतार लेना है। अब आज का अपन अगला टॉपिक देखते हैं। देखो आज का अपना अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन ने कल पढ़ा था विद्युत क्षेत्र कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आज अपन पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल अपन ने बताया था तीव्रता होती है पावर की, फोर्स लग तो रहा है लेकिन कितना लग रहा है वो कौन बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर, कि किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र है उसमें रखे परीक्षण आवेश, कोई भी अपने परीक्षण आवेश है जो कल पढ़ा था मरावा आवेश, जो ना तो कोई विद्युत क्षेत्र होता है ना ही कोई बल लगाता है। अगर आपने किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में उस परीक्षण आवेश को रख दिया तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है फोर्स बल अपॉन परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश की लिमिट जो होती है वो होती है Q0 टेंड्स टू 0, कि जो परीक्षण आवेश है वो कहाँ तक जा रहा है भाई, 0 तक जा रहा है। लिमिट लगा दी, मतलब लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब यहाँ पर ये क्या होता है, जो परीक्षण आवेश है उसकी वैल्यू, उसका जो मान है वो क्या है, बहुत 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 कम है। देखो मात्रक क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या आ गया, बल बटा परीक्षण आवेश। तो बल का मात्रक न्यूटन और परीक्षण आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो कितना हो गया, न्यूटन बटा कूलाम। बल का मात्रक न्यूटन और उसका मात्रक कूलाम। विमा, तो विमा देखो बल की विमा निकालनी पड़ेगी। बल की विमा, ऊपर बल है नीचे आवेश है, बल की विमा होती है MLT-2, MLT-2, और कूलाम मतलब आवेश की विमा होती है 80। तो टे ऊपर चला गया तो क्या हो गया, M1L1T-3 और A-1। तो विमा क्या आ गई, M1L1T-3 A-1। आगे देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। दूसरा देखो, एक दो अपन ने लिख रखा है, अगर आवेश धनावेश है, नेगेटिव का मतलब अगर आवेश ऋण आवेश है। अगर आवेश धनावेश है, अगर आपका जो आवेश है वो धनावेश है, तो जो लगने वाला जो बल होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। पॉजिटिव अगर आवेश है धनात्मक,
तो उस धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और अगर आवेश ऋणात्मक है तो लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। तो ये देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। परिभाषा तो क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, या आप ये लिख सकते हो कि विद्युत लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक हो गया बल बटा आवेश है तो न्यूटन बटा कूलाम अपन ने विमा निकाल लिया है, और ये कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। अगर आवेश पॉजिटिव है तो बल जो लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और आवेश नेगेटिव है तो जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। अब देखो अपन आगे एक डेरिवेशन देख लेते हैं छोटा सा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि एक बिंदु आवेश है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखो ये एक बिंदु आवेश रखा हुआ है बिंदु O पर प्लस Q, इसकी वजह से P दूरी पर स्थित बिंदु है, ठीक है, P बिंदु है, और कितनी दूरी है, ये R दूरी है। देखो क्या कह रहा है कि बिंदु O पर स्थित प्लस Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, एक बिंदु आवेश से R दूरी पर कोई भी बिंदु मान लो, उस पर अपन को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या काम करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उसी बिंदु के ऊपर एक परीक्षण आवेश रख दो प्लस का Q नोट। तो अपन ने P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर क्या रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया। अब क्या होगा, देखो लगने वाला बल F और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो F और E क्या हो गए, एक ही दिशा में हो गए। तो ये अपन ने लिख दिया, क्योंकि आवेश क्या है, धनावेश है, तो ऊपर लिखा था देखो अगर धनावेश हो तो बल और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो दोनों एक होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो अब क्या करो, सबसे पहले उस जो आपने परीक्षण आवेश रखा है, दो आवेश आ गए, तो परीक्षण आवेश पर बल ज्ञात कर लो। तो कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q नोट पर बल, तो बल F बराबर कितना होगा, K Q1 Q2। तो Q1 की जगह तो क्या आ गया Q, और Q2 की जगह कितना आ गया Q नोट, बट्टा बीच की दूरी का स्क्वायर। तो बीच की दूरी अपन ने कितने मान ली, R, तो R का स्क्वायर, और सदिश रूप में लिखते हैं तो इकाई सदिश आ गया R का K। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन डेरिवेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या किया, एक जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु के ऊपर परीक्षण आवेश को रख दो। क्या, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो उस बिंदु पर क्या रख दो, परीक्षण आवेश रख दो, और उस परीक्षण आवेश के ऊपर कूलाम का बल ज्ञात कर लो। ठीक है भाई, अब जो आवेश बच गया वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो कूलाम का फॉर्मूला लगा दो, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसे बल निकाल लिया, सदिश रूप में लिखने के लिए इकाई सदिश लिख लिया। अब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, जो बल आता है और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब F बटा Q0। देखो क्या होता है, E बराबर F बटा Q0, मतलब बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर। तो K Q0 बटा R स्क्वायर, और Q0 का अपन ने क्या लिख दिया है, वो भाग दे दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो Q नोट से Q नोट कट जाएगा और R के पाई। तो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बच K Q बटा R स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा R के, सदिश रूप के लिए क्या आ गया K Q बटा R स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया R के। ये इसको बताता है सदिश रूप को। अब K की जगह अपन ने वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, साथ में R के। ठीक है, अगर मैं बात करूं माइनस Q आवेश के कारण, तो देखो माइनस Q आवेश के कारण क्या होगा, परिमाण तो वही रहेगा क्योंकि Q है आवेश भी, लेकिन दिशा चेंज हो जाएगी। तो प्लस का R कैप की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का R कैप। ठीक है, अब देखो मैंने ग्राफ बना रखे हैं, पहला E और R में। अब देखो डेरिवेशन में क्या आया, E बराबर आया K Q बट्टा R स्क्वायर। क्या आया, K Q बट्टा R स्क्वायर आया। तो K Q बट्टा R स्क्वायर है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा तो E और R में अर्धचंद्राकार आकृति बनती है। आपको बताया व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ जो बनता है, मतलब एक चीज़ देखो, जब R की वैल्यू 0 है तो E की वैल्यू अनंत होगी,
और जब ई की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू अनंत होगी। तो ये बन गया उल्टा। अब ई और 1/r² में है तो वहाँ से देखो आर के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/r² के क्या हो गया, समानुपाती, और समानुपाती का डायग्राम सीधा एक लाइन से बनता है। तो ई की जो वैल्यू देखो, तो ये डायग्राम समझ में आ गया। 1/r² के साथ में अगर बनाओगे तो सीधी रेखा आएगी, और वो आर के साथ में बनाओगे तो अर्धचंद्राकार आकृति आएगी, क्योंकि वो आर के मतलब दूरी के क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। अब ई की वैल्यू मिल गई अपन को 1/4πε0 Q/r² गुणा आर के, मतलब ई बराबर होता है KQ/r², और साथ में क्या जाता है आर के। अब क्या लिखते हैं, यदि एप्सल आर पराविद्युतांक का माध्यम हो। देखो यहाँ पर एक डब्बे में मैंने अलग से लिखा रखा है कि ये जो ई की वैल्यू आई 1/4πε0, ये क्या आई, ये तब आई जब केवल और केवल निर्वात के अंदर आवेश रखे हुए हो। अब मान लो माध्यम दूसरा हो, तो उस माध्यम की अपन को क्या लेनी पड़ेगी, विद्युतशीलता लेनी पड़ेगी एप्सल। तो यहाँ पर देखो एप्सल नोट की जगह क्या आ गया, एप्सल आ गया। ई बराबर 1/4πε KQ/r², साथ में आर केप। अब आप जानते हो कल अपन ने पराविद्युतांक का डेरिवेशन किया था कि एप्सल बराबर क्या होता है, एप्सल नोट एप्सल आर। ठीक है। अब देखो एप्सल नोट होती है निर्वात की, एप्सल आर होती है रिलेटिव मतलब सापेक्षिक विद्युतशीलता, और एप्सल होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब खुद की। एप्सल होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सल नोट निर्वात की, और एप्सल आर होती है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो एप्सल की जगह एप्सल नोट एप्सल आर रख दिया, Q/r² आर केप। तो ई की जो वैल्यू है वो मिलेगी E0/एप्सल आर। मतलब अगर आप किसी भी अगर माध्यम चेंज करते हो कि पहले एप्सल नोट का माध्यम था, अब एप्सल आर का है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्सल आर गुना कम हो जाती है। तो देखो एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि आवेश को किसी एप्सल आर के माध्यम में रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाती है, अगर आवेश को आप एप्सल आर के माध्यम में रख दोगे पराविद्युतांक के, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्सल आर गुणा कम हो जाती है, एप्सल आर गुणा कम हो जाती है। डेरिवेशन करने के लिए देखो 4πε0 की जगह पहले एप्सल रख दो। अब जानते हो कि एप्सल बराबर क्या आएगा, एप्सल नोट एप्सल आर आएगा। तो यहाँ के ऊपर वैल्यू रख दो एप्सल नोट एप्सल आर की। तो ये बन गया ई बराबर 1/4πε0 एप्सल आर Q/r²। 1/4πε0 तो Q/r के Q/ मतलब 1/4πε0 Q/r², ये तो आता है निर्वात की। तो ज़्यादा बटे में क्या रह गया एप्सल आर, तो आप क्या ले सकते हो ई बराबर E0/एप्सल आर, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्सल आर गुणा कम हो जाती है। अब देखो अपने कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, आप कल अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, गुड लक।